नमस्कार, मैं दिनेश शर्मा थिंक आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, हिंदी भाषा का विकास वर्णमाला के क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं संधि और वर्तनी। तो हम इन टॉपिक को क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे और मैं ये आशा रखूंगा, ये आशा करता हूं कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा, साथ साथ आप एग्जाम को बेहतर ढंग से एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को दिला पाए। तो मेरी यही कोशिश रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले संधि क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, थोड़ा सा हम थ्योरी क्लियर कर लें किसका, संधि का। देखिएगा, तो संधि क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है। तो संधि क्या है भैया? वर्णों का मेल। याद रखिएगा, संधि शब्दों का मेल नहीं है, वर्णों का मेल है। पहली बात, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल या योग, ये याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन पूछेगा संधि के कितने प्रकार? तो वे संधि के प्रकार जो है ये 3 प्रकार है। कौन कौन से? एक तो आपका स्वर संधि, दूसरा आपका व्यंजन संधि और तीसरा आपका विसर्ग संधि। फिर क्वेश्चन पूछेगा स्वर संधि के कितने प्रकार? तो स्वर संधि के 5 प्रकार है। कौन कौन से? इसको मैंने ट्रिक दिया है, दी, गु, व, य, अ। क्या ट्रिक दिया है? दी, गु, व, य, अ। दी से दीर्घ स्वर संधि, गु से गुण स्वर संधि, व से वृद्धि स्वर संधि, य से यड़ स्वर संधि और अ से अयादि स्वर संधि। ये ट्रिक है, याद रखिएगा ट्रिक। दी, गु, व, य, अ। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। क्लियर है? संधि वर्णों का मेल है। संधि के 3 प्रकार, स्वर, व्यंजन, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 प्रकार। ओके, अब समझिएगा बात को। स्वरों का मेल आपस में अलग अलग 5 प्रकार से होता है, इसलिए स्वर संधि के कितने प्रकार है? 5 प्रकार। समझिएगा बात को। स्वर संधि क्यों? स्वर का मेल स्वर से होगा तो स्वर संधि। व्यंजन संधि क्यों? स्वर का मेल व्यंजन से होगा, है ना, या व्यंजन का मेल स्वर से होगा। जब व्यंजन का मेल स्वर से होता है तो व्यंजन संधि। विसर्ग संधि क्यों? जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो विसर्ग संधि। क्लियर है? क्लियर है सभी को? समझिएगा बात को। चलिए देखिएगा, नंबर 1 दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि है ये समान स्वरों का मेल। किसका? समान स्वरों का मेल। ओके, समान स्वर आपस में मिलते हैं। अ का मेल अ से, ई का मेल ई से, उ का मेल उ से, समान स्वर आपस में मिलेगा तो दीर्घ स्वर संधि। ओके, नंबर 2 गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि में किसका मेल किससे होगा? आ या आ का मेल, आ या आ का मेल होगा ई, उ और ऋषि के री से। तो जब आ या आ का मेल ई, उ और ऋषि के री से होता है तब क्या होता है? गुण स्वर संधि। और गुण स्वर संधि में हमें क्या मिलता है? गुण स्वर संधि में हमको मिलता है रिजल्ट क्या मिलेगा? ए और ओ। ए और ओ रिजल्ट हमें मिलेगा किसमें? गुण स्वर संधि में। दीर्घ में क्या होता है? दीर्घ मतलब बड़ा, तो आ मिलेगा रिजल्ट, ई मिलेगा रिजल्ट बड़ा ई, और बड़ा और हमको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है ये? फिर नंबर 3 क्या? आपका वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि, तो ये गुण से क्या हो गया? वृद्धि हो गया। कैसे वृद्धि होगा? जब आ या आ का मेल, आ या आ का मेल आपका ऋषि के री के बाद क्या बचा है भैया? ए, ऐ, ओ, औ। समझिएगा बात को। जब आ या आ का मेल ए, ऐ, ओ, औ से होता है तब बनता है क्या? वृद्धि स्वर संधि। और हमें रिजल्ट क्या मिलता है? रिजल्ट हमें मिलता है ऐ और औ। समझिएगा बात को। यदि ए और ओ आ रहा है तो आंख बंद करके समझ लेना वो गुण स्वर संधि है। यदि ऐ और औ आ रहा है तो समझ लेना वो वृद्धि स्वर संधि है। कैसे लिखा है? महेश, दिनेश, सुरेश, देवेश, ए गुण स्वर संधि। महोदय, नवोदय, पर आरी बात समझ में? गुण स्वर संधि। ओ ओ ओ, ए गुण स्वर संधि। ऐ आ रहा है सदैव, एकाएक, महेशणा, लोकेशणा, महेश्वर्य, देवैश्वर्य, लोकैश्वर्य। ऐ आ रहा है मतलब वृद्धि स्वर संधि। औ आएगा महोदार्य, वनौषध, वनौषधि। ओके, औ आएगा तो समझ जाना क्या? वृद्धि स्वर संधि। तो देखो, गुण में ए मिलेगा रिजल्ट, वृद्धि में ऐ और औ मिलेगा। कितना आसान है। क्लियर है?
फिर आता है किसमें, यण और अयादी में। देखिएगा मैं यहां पर बता रहा हूं, यण में क्या होगा, यण में बेटा ई उ या ऋषि का री, ये पहले आएगा और इसका मेल कोई भी अन्य स्वर, यदि ई उ और ऋषि के री का मेल किसी भी अन्य स्वर से होगा तो कहलाएगा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि में क्या मिलेगा, यण स्वर संधि में रिजल्ट मिलेगा या और व, या और व। कैसे मिलेगा मैं बताऊंगा, ओके। और क्या बचा, अयादी। तो अयादी देखिएगा, अयादी, अयादी में क्या होगा, ए ओ औ। इसके मान लो ए के बाद कोई स्वर आता है, अ आता है तो हमको मिलेगा ए के बाद अ आता है तो हमको मिलेगा आय, आए अब आओ, आए औ आओ मिलता है किसमें, आपका अयादी स्वर संधि में। मेरी संधि की कक्षा YouTube में गई हुई है, आप उसको और डिटेल से देख सकते हो, ठीक है। स्वर संधि को, स्वर संधि की कक्षा आपको YouTube में अलग से मिल जाएगी। अभी चूंकि समय की बाध्यता है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, क्लियर है। तो चलिए अब हम बनाते हैं प्रश्नों को। आपका प्रश्नों के बीच में मैं आपको व्यंजन संधि बता दूंगा और विसर्ग संधि के नियम भी बताऊंगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। सही संधि विच्छेद नहीं है, तो कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है। देखो तत् धन लीन, त के बाद जब ल आता है बेटा तो ता ल बन जाता है, ये हो जाता है तल्लीन, तो तत् धन लीन सही है, तल्लीन होगा। स्वाधन छंद ये गलत है, ये गलत है। नियम क्या है, नियम देखिएगा, नियम जब छ से पहले, ये व्यंजन संधि में आता है, छ से पहले अ ई उ और आ आता है। छ से पहले क्या आएगा बेटा, अ ई उ आ। छ से पहले क्या आया, आ, ओके। तो बीच में आपका ये आधा च लग जाता है, तो ये विसर्ग संधि नहीं है, ये व्यंजन संधि है। स्वधन छंद इज इक्वल टू स्वच्छंद, क्योंकि विसर्ग संधि में आधा च रिजल्ट के तौर पर नहीं मिलता, ओके। इसलिए ये क्या है, व्यंजन संधि है। स्वधन छंद, स्वच्छंद, परिधन छेद, परिच्छेद, लिख लो, यहां से प्रश्न पूछता है, ओके। अनुधन छेद इज इक्वल टू अनुच्छेद। ये च प्रकट हो गया, च कभी प्रकट नहीं होगा विसर्ग संधि में। विसर्ग जाता है तो च नहीं देता, विसर्ग जब विसर्ग जाएगा तो क्या क्या देगा विसर्ग, विसर्ग जाता है तो क्या क्या देता है, ये देता है ओ र स श और श। विसर्ग जाता है तो ओ र स श ही देगा, च नहीं देता। क्लियर है, क्लियर है। चलिए विधन छेद इज इक्वल टू विच्छेद। नियम देख लो, छ के बाद छोटा ऊ बीच में चा आ गया, छोटा ई बीच में चा आ गया, क्लियर है। चलिए उतार लीजिए, इसको मिटा रहा हूं। हाँ, ये विसर्ग संधि है। निधन छल इज इक्वल टू निश्चल। ये विसर्ग क्या दिया बेटा, आधा शक्कर का श। तो मैंने भी क्या बताया, विसर्ग जब जाएगा तो क्या क्या देगा, ओ र स श और श देता है। समझेगा बात को। तो देखिएगा निधन छल इज इक्वल टू निश्चल लिखा है। और देखना दूधन चरित्र इज इक्वल टू दुष्चरित्र। तो नियम क्या मिल गया आपको, जब विसर्ग के बाद च छ
और श आता है दूधन शासन, दूधन शासन इज इक्वल टू दुशासन। क्या हुआ, नियम क्या बना, जब विसर्ग के बाद च छ श आता है तब विसर्ग क्या बन जाता है बेटा, आधा शक्कर का श बन जाता है, ये नियम है। ओके, तो निधन छल इज इक्वल टू निश्चल सतधंगति। त के बाद जब कोई भी वर्ण आता है तो त क्या बनता है, द बनता है, ये हो जाएगा सदगति। और इसका उल्टा समझेगा बात को, उत्धनकल। त के बाद आपका उद्धनकल। जब द के बाद अघोष वर्ण आता है तो द त बनता है, क्या हो जाएगा, उत्कल, उद्धनकल उत्कल। तदधनकाल तत्काल। तो समझेगा बात को, नियम क्या है, नियम ये है कि क च ट त प, ये तीसरा वर्ण बनता है, का बनेगा ग, च बनेगा ज, ट बनेगा ड, त बनेगा द, प बनेगा ब। एक नियम है व्यंजन संधि में कि प्रथम वर्ण तीसरा वर्ण बन जाता है, और एक नियम और है व्यंजन संधि में कि प्रथम वर्ण पांचवा वर्ण बनता है। च बनेगा इय, ट बनेगा अण, त बनेगा न, प बनेगा म। तो ये दो नियम तो है ही व्यंजन संधि में। ओके, उसी नियम के तहत क्या बना, त द बना। लेकिन एक नियम और है त का और नियम क्या है, त के बाद जब ल आता है तो त ल बन जाता है। ओके, त के बाद जब ज आता है तो त ज बन जाता है। कैसे, आपका जगत धन जननी क्या हो जाएगा, त के बाद ज है त ज बनेगा, जगत जननी, जगत जननी। ओके, उतारिएगा इसको, उतार लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, चलिए देखिएगा। श्रावण का सही संधि विच्छेद है, ठीक है। मैंने आपको अयादि स्वर संधि बताया। अयादि स्वर संधि में क्या बताया, अय आय अव आव बनता है। देखो श्राव, श्रावण, श्राव, आव, आव बना है कि नहीं बना है, आव। समझना बात को, कैसे बना है, श्रो धन अन, तो श्रवण हो जाएगा, श्रोधन अन ये हो जाएगा श्रवण, और श्रोधन अन करूंगा तो ये हो जाएगा श्रावण। ओके, श्रोधन अन इज इक्वल टू श्रावण, और श्रोधन अन इज इक्वल टू श्रवण। पोधन अन इज इक्वल टू पवन, और पौधन अन इज इक्वल टू पावन। तो पवन, नयन, पावन, पावक, भावुक, धावक, धावधन अक इज इक्वल टू धावक। अब समझना बात को, भाव धन उख इज इक्वल टू भावुक। भावुक लिखा है, संधि विच्छेद पूछ रहा है, वुक लिखा है मतलब उक कर देना, छोटा ऊ तो छोटा ऊ उक। अब भ में आ की मात्रा है और वह बना है, मतलब क्या है, भाव, भाव धन उक इज इक्वल टू भावुक। नाविक, नाविक दिया है, नाविक, विक बना है, विक मतलब इक। न में आ की मात्रा है मतलब क्या हो जाएगा, नौ, और न में आ की मात्रा नहीं होता तो नो होता। नयन, ने धन अन, नयन। नायक, नय धन अक, नायक। क्लियर है, ये अयादि स्वर संधि है बेटा, अयादि स्वर संधि। उतार लिए इसको, देखिएगा। तो श्रावण का संधि विच्छेद क्या होगा, श्राव धन अन इज इक्वल टू श्रावण। ओके, श्रावण। अब आप सोच रहे होगे इन नल का ना, बाण का अणा कैसे बन गया, कैसे बन गया बाण का ना। तो इसमें दो संधि काम आया है बेटा। क्या क्या संधि काम आया है, समझिएगा बात को। श्राव धन अन इज इक्वल टू श्रावण। एक नियम है
जिसमें हम पढ़ते हैं कि न से पहले जब ये रस्सी का र रहता है, देखो श्रा, श प्लस र प्लस अ, ये र है ना, श्रा किससे बना है, श्रा किससे बना है, श प्लस र, तो र आया ना। तो न से पहले यदि रस्सी का र मिलता है तो ये न बाण काड़ा बन जाता है, ये व्यंजन संधि का नियम है। तो इसमें दो संधि काम किया है, दो संधि, अयादि व्यंजन, रावण, रावण, राव धन अन, ये नल कना बाण काना कैसे बना, क्योंकि न से पहले रस्सी करा आ गया, इसीलिए नल कना क्या बन गया, बाण का अणा बन गया। तो ये संयुक्त संधि का उदाहरण है, रावण अयादि व्यंजन, श्रावण अयादि व्यंजन। और देखो निह धन नय इज इक्वल टू निर्णय, ये नल कना बाण काड़ा बना और ये विसर्ग रस्सी करा बन गया। ये विसर्ग व्यंजन संधि का उदाहरण है, विसर्ग व्यंजन संधि, क्लियर है, विसर्ग व्यंजन संधि। और ये आपका अयादि व्यंजन संधि, राम धन अयन, राम धन अ य न इज इक्वल टू रामायण, अ और आ बन गया, अ और अ मिलकर आ बन गया, ओके, रामायण। ये बाण का अणा जो हमको मिला बेटा, नल के न से पहले क्या आया, रस्सी करा, तो नल का न क्या बन गया, बाण का अणा बन गया। ये है दीर्घ व्यंजन संधि का उदाहरण, संयुक्त संधि, क्लियर है, उतार लिए इसको। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तप उत्तम शब्द में कौन सी संधि है, तप उत्तम बना है तपह धन उत्तम से। विसर्ग संधि का एक नियम है जिसमें वो बोलता है कि यदि विसर्ग के पहले अनार का आ है, तप में आ है, तप आ, विसर्ग के पहले आ है, और विसर्ग के बाद उ है या विसर्ग के बाद ए है, तो विसर्ग को हटाकर उसको जोड़कर लिख देते हैं। इसलिए क्या लिखा है, तप, तपा धन उत्तम, तप उत्तम, और अतः धन एव इज इक्वल टू अथ एव, ये विसर्ग संधि के नियम से बना है, क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, उतार लीजिए इसको। देखो मैं नियम की भी व्याख्या करते जा रहा हूं ना, और नियम बहुत जरूरी है, आसानी से बनेगा, और इसी प्रकार के प्रश्न जो है कि सिप्री और व्यापम में पूछे जा रहे हैं। संधि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है, क्या होगा बताओ। देखो संचय, सम धन चय, संगम, सम धनगम, सहार, सम धनहार, ओके, समझेगा बात को। तो नियम क्या है, नियम यह है, व्यंजन संधि में म संबंधी नियम है। क्या है म संबंधी नियम, म संबंधी नियम क्या है, कि व्यंजन संधि में है, उसमें होता यह है, म के बाद कोई भी वर्ण आता है, कोई भी वर्ण, म के बाद कोई भी वर्ण आता है, तो ये म क्या बन जाता है पता है आपको, तो ये म हो जाता है अनुस्वर, क्या हो जाता है अनुस्वर। अब यही तो हुआ है, सम धन चय, म के बाद कोई भी वर्ण, म क्या बन गया अनुस्वर, एनुस्वर बन गया। सम धन गम, म क्या बन गया अनुस्वर बन गया। सम धन हार, म क्या बन गया अनुस्वर बन गया। ये तो नियम है। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन जब म के बाद यदि म आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज लिख देते हैं। जैसे सम धनवान इज इक्वल टू सम्मान। एक और यहां पर बहुत बड़ा ढेला है ना, ढेला क्या ढेला है, देखो जब म के बाद क्री धातु आता है, क्री धातु मतलब क्रिया, कौन सा क्रिया, करना क्रिया। कैसे, सम धनकार, कार मतलब करना, सम धन कृत मतलब करना, सम धन कृति मतलब भी करना, बनाना, करना। सम धनकार इज इक्वल टू संस्कार, सम धन कृत इज इक्वल टू संस्कृत, सम धन कृति इज इक्वल टू
कृति। तो क्या ढेला मिला आपको, क्या प्रकट हुआ यहां पर, यदि म के बाद कृ धातु आता है तो बीच में सा लग जाता है, आधा सा। देखो सब में आधा सा आ गया, बीच में आधा सा आ गया। और यह प्रश्न पूछा है संस्कृत का संधि विच्छेद क्या है, तो कई लोग मार के आ गया है संसधनकृत, गलत। संधनकृत इज इक्वल टू संस्कृत। क्लियर है, उतार लीजिए इसको। तो बताइए मुझे संधि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है भैया, सम धन धी। ये मां क्या बन गया, अनुस्वार बन गया और क्या हो गया, संधि हो गया। उतारिएगा इसको। क्लियर है। निराहार में कौन सी संधि है, मैंने आपको क्या बताया है, विसर्ग क्या बनता है भैया, ओ र स श, ये बनता है विसर्ग, ये बताया मैंने आपको। निराहार ये होगा बेटा। निराहार में क्या दिख रहा है, प्लस के बाद क्या दिख रहा है आपको, आहार दिख रहा होगा, आहार, आहार दिख रहा है। यहां पर मैं नहीं लगाता हूं, नहीं। अब सोचो ये र आया है, र विसर्ग क्या बन गया, र विसर्ग आधा रस्सी का रा बना है और आधा रस्सी के रा में लग गया आ की मात्रा, तो क्या हो गया रा। तो निर्धन आहार इज इक्वल टू निराहार। अब आपको बताता हूं कि विसर्ग र कब बनता है, विसर्ग र कैसे बन गया, देखो समझना बात को। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद अघोष सघोष वर्ण है, सघोष, यदि विसर्ग के बाद सघोष वर्ण है और विसर्ग के पहले आ से भिन्न स्वर है, यदि विसर्ग के बाद सघोष वर्ण है और जितने स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं वो सघोष वर्ण में आते हैं। क्लियर है। यदि विसर्ग के बाद सघोष वर्ण है और विसर्ग के पहले अ से भिन्न स्वर है, अ से भिन्न स्वर इमली का ई है, तो विसर्ग क्या बनेगा, आधा रस्सी का रा बनेगा और हो गया। देखिए ये नियम से बना है। क्लियर है सभी को। चलिए, तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तपोवन प्लस के बाद दिख रहा है, क्या होगा, वन होगा। ओ की मात्रा, और आपको पता है तप होता है, तप, तो ये डाल सकते हो तपह, तपा धन वन इज इक्वल टू तपोवन। अब देखो ओ कैसे बनता है, यदि विसर्ग के बाद सघोष वर्ण है और आप देखो वह सघोष है कि नहीं, वह सघोष है, यार अलावा सघोष होता है, और विसर्ग के पहले अनार का अ है, तब क्या होता है, ये पूरा का पूरा अह क्या हो जाएगा, ओ बन जाता है। तो मैंने कैसे बताया, रा कब बनता है, विसर्ग के बाद सघोष, विसर्ग के पहले अ से भिन्न, अ से भिन्न। यदि ये सिचुएशन रहा तो विसर्ग आधा रस्सी करा बनेगा, और यदि ए सिचुएशन रहा तो विसर्ग क्या बनेगा, ओ बनेगा। और तपा धन वन इज इक्वल टू तपोवन। आंसर क्या आएगा इसका, विसर्ग संधि। क्लियर है सभी को। देखो नियम भी क्लियर करते चल रहे हैं ना, उतारिएगा। निम्न में से पूर्व रूप संधि का उदाहरण है, पूर्व रूप संधि का उदाहरण देखो, समझना बात को। हमने हिंदी में स्वर संधि के 5 प्रकार पढ़े हैं, लेकिन 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 संस्कृत में, इसमें संस्कृत में स्वर संधि के 8 प्रकार होते हैं। वो 3 एक्स्ट्रा प्रकार जो है, नंबर 1 वो है, एक तो पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप, नंबर 2 पर रूप संधि, पर रूप, और नंबर 3 प्रकृति भाव संधि। क्या, प्रकृति भाव संधि। ठीक है, इसका डिटेलिंग मैं अलग से स्वर संधि की क्लास में आपको मिल जाएगा, उसको देखिएगा। अभी हमको व्यापम के लिहाज से इतना समय नहीं है, ये प्रश्न ज्यादा इंपॉर्टेंस है पीएससी मेंस के लिए। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। क्लियर है। देखिएगा, किस शब्द की संधि सही नहीं है, देखिए किस शब्द की संधि सही नहीं है, संधि विच्छेद सही है, हमको ये देखना है कि संधि किसकी सही नहीं है। ओके, देखिए मनोधन अंतर, उ, मैंने क्या कहा है आपको, ई, उ और ऋषि के री के बाद कोई भी अन्य स्वर, कोई भी अन्य स्वर आता है तो क्या होता है, वो यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में हमको या और वा मिलता है। देखिएगा, मन, मनवंतर, मनु
धन अंतर। उ के बाद अ है तो उ के बाद अ बोलो उव, उ के बाद अ आएगा तो बेटा व बन जाएगा वंतर। न से मात्रा चले गया और अ को व बना दिया, उ अव बन गया तो न आधा हो जाएगा और म मनवंतर। क्या लिखा है मनव मनवंतर, ये गलत लिखा है, ये नल करना क्या हो जाएगा आधा होगा, मनवंतर होगा मनवंतर नहीं होगा। तो किसका संधि गलत है, ये आंसर क्या आएगा ए। अब देखो अपधंज, प के बाद कोई भी वर्ण आया तो प क्या बनेगा तीसरा वर्ण बनेगा प फ ब, तो प क्या बन गया ब, अब जो सही है। ऊपरी धन उक्त, ऊपरी धन उक्त देखिएगा, देखिएगा ना ऊपरी ई धन उक्त, ऊपरी धन उक्त कौन सी संधि यण स्वर संधि, क्योंकि किसका मेल हो रहा है ई का मेल अन्य स्वर से हो रहा है, ई का मेल अन्य स्वर से हो रहा है। ई के बाद उ आया यू बना युक्त, ये रस्सी करा आधा हो गया। और कल की क्लास में क्या बताया हूं आपको, आधा रस्सी करा किसी वर्ण के ऊपर लगता है तो ये वर्ण के ऊपर आधा रस्सी करा लग गया, ठीक है। आधा रस्सी करा प का प उ का उ, क्या हो गया बेटा उपर्युक्त। याद रखेगा उपर्युक्त होता है और हम क्या लिखते हैं उपरोक्त, उपरोक्त लिखते हैं ना, ये गलत है, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, वर्तनी मिस्टेक है, इसकी मात्रा गलत है। उपर्युक्त होता है उपरोक्त नहीं होता, क्लियर है। छत्रधन छाया, छ के पहले अ है और मैं आपको बताया था छ से पहले अ ई उ और आ आता है तो बीच में क्या लग जाता है च, तो बीच में क्या लग जाए च लग गया, छत्रत छाया, छत्रधन छाया छत्रत छाया, आधन छादन आच्छादन, परिधन छेद परिच्छेद, विधन छेद विच्छेद, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, किस समूह में यण संधि रहित शब्द है, मतलब कौन सा समूह ऐसा है जिसमें यण स्वर संधि नहीं है। ओके, वो समूह हमको देखना है, देखिएगा आधा व और यह है, मतलब ये यण स्वर संधि है। देवी धन ऐश्वर्य देव्यश्वर्य, प्रत्युपकार प्रतिधन उपकार प्रत्युपकार यण, नद्युर्मी नदीधन उर्मी नद्युर्मी, इसमें सभी में यण स्वर संधि है। यण स्वर संधि पहचानने का तरीका बता रहा हूं, और जहां पर आपको यह दिख रहा है य और वह दिखा और उसके आगे कोई भी स्वर आधा रहा, कोई भी व्यंजन आधा रहा, मतलब आप समझ लो कि यण स्वर संधि है। ये देखो वह दिखा आधा ना, यण स्वर संधि। अनुधन इत अन्वित, ये य के पहले आधा ख दिखा यण स्वर संधि। सखीधन उचित सख्युचित, ये भी यण स्वर संधि। य के पहले आधा ना दिखा, मैं क्या कहा यदि य और वह है और उसके पहले कोई भी आधा व्यंजन दिख रहा है, हलंत वाला दिख रहा है या आधा दिख रहा है, मतलब यण स्वर संधि होता है। ये तीनों यण स्वर संधि है। पितृधन अनुमति, पित्रानुमति, ऋषि के री के बाद कोई भी अन्य स्वर आपका यण स्वर संधि बताया था, ई उ और ऋषि का री। यदि धन अपि यण स्वर संधि। षट धन आनंद षडानन, ये है आपका बेटा षट धन आ न ट, तीसरा वर्ण बन गया ट ठ ड। तो मैं बताया ना प्रथम वर्ण तीसरा वर्ण बनता है व्यंजन संधि में, तो ये व्यंजन संधि है। षडधन आनंद इज इक्वल टू षडानन, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या आएगा सी आएगा। बाकी मात्रानंद मात्रानंद मातृधन आनंद व्यंजन स्वर संधि। नद्यपि नदी धन अपि नद्यपि, देव्यागमन देवी धन आगमन, ये तीनों में यण स्वर संधि है। किसमें यण स्वर संधि नहीं है, इसमें एक में नहीं है, क्लियर है। उतारिएगा, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है, ये किसमें नहीं हुआ है, ठीक है। देखिएगा सुख धन रित सुखार्थ सही है, और अपवाद है ना, इसको नोट डाउन कीजिए, सही है। परम धन अर्थ परमार्थ सही है,
कुलधन अटा उल्टा सही है, जबकि पितृ धन अनुमति त्रि के बाद अ आएगा, त्र बनेगा और ये होगा पित्रानुमति। तो ये पित्रानुमति गलत है, तो इसका आंसर क्या आएगा? पित्रानुमति। और ये क्वेश्चन पूछ चुका है, सभी एग्जाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रकार का खतरनाक टाइप का क्वेश्चन पूछता है कई बार व्यापम। ओके, देखिएगा, मातृ धन उपदेश, त्रि के बाद उ आया, क्या बनेगा? त्रु बनेगा, ये हो जाएगा मातृपदेश। मातृ धन आज्ञा, कौन संधि है? यण स्वर संधि, यण यण। त्रि के बाद आया, त्रा बनेगा, ये हो जाएगा मात्राज्ञा। ओके, चले आगे, उतार लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि स्वर संधि में मैंने क्या बताया था आपको? अ और औ आता है, तो अ और औ आएगा तो वृद्धि स्वर संधि है। देखो, परमोदार्य है, सदैव है, जलौध है, गुरुपदेश, ये क्या है? ये दीर्घ स्वर संधि है। गुरु धन उपदेश, ये छोटा ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ऊ बनेगा और हो जाएगा गुरुपदेश, दीर्घ स्वर संधि। क्लियर है? उतार लीजिए, नहीं देखेंगे। किस समूह के सभी शब्द संधि रहित है? मतलब कौन सा ऐसा समूह है जिसमें संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, उपसर्ग या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? समझेगा बात को। तो पुरुष धन अर्थ पुरुषार्थ, नर धन अंतक नरांतक, चरित धन अर्थ चरितार्थ, इसमें संधि का प्रयोग हुआ है। रेखा धन अंकित रेखांकित, प्राण धन अनप्राण, इसमें भी संधि का प्रयोग हुआ है। ओके, आपका सभी शब्द संधि रहित है। ओके, देखिएगा, सत्य धन अर्थ सत्यार्थ, लघु धन ईमा लघिमा, गुरु धन ईमा गरिमा। ये जो ऑप्शन है बी, इसमें संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। क्लियर है? चले आगे, देखिएगा। देखो, हिंदी में कुछ ऐसी संधि है जो किसी भी नियम का पालन नहीं करता। ओके, वो मूल शब्दों पर डिपेंड करता है। कैसे? घुड़दौड़ हम बोलते हैं, तो घुड़ कुछ होता है क्या भैया? घोड़ा धन दौड़ ही क्या होगा? घुड़दौड़ होगा। समझेगा बात को। लड़कपन हम बोलते हैं, लड़कपन, लड़कपन, तो लड़क कुछ होगा क्या? नहीं होगा, लड़का होगा, तो लड़का धनपन, लड़कपन। जैसे हम बोलते हैं हथघड़ी, तो हथ होता है क्या? हथ नहीं होता, हाथ होता है, हाथ धन घड़ी। हम बोलते हैं अमचूर, तो अम धन चूर होगा क्या? नहीं, आम धन चूर होगा, आम धन चूर, आम धन चूर। हम बोलते हैं कनकटा, तो कन होता है कि कुछ नहीं, कान, कान धन कटा। समझिएगा बात को। तो ऐसे शब्दों को जब हम विच्छेद करते हैं तो मूल शब्दों को लिखते हैं। घुड़दौड़, घोड़ा धन दौड़, घुड़सवार, घोड़ा धन सवार, अमचूर, आम धन चूर, लड़कपन, लड़का धन पन, हथघड़ी, हाथ धन घड़ी। क्लियर है? चलिए नाइस, देखते हैं, उतारिएगा। निरर्थक शब्द का सही संधि विच्छेद है ना? क्या हो सकता है? चलिए बताइए, क्या हो सकता है निरर्थक? आप समझेगा बात को। प्लस के बाद आपको अर्थक तो दिख रहा होगा, अर्थक दिख रहा होगा। इधर क्या होगा? समझेगा बात को, तो ये होगा निह। और मैंने आपको विसर्ग संधि बताया है, विसर्ग के बाद सघोष वर्ण और विसर्ग के पहले अ से भिन्न स्वर, तो ये विसर्ग क्या बनेगा? रस्सिक र बनेगा, आधा रस्सिक र बना, अ लग गया, र बन गया, क्या हो गया? निरर्थक हो गया। डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ चुका है ना? नेक्स्ट देखेंगे। गवेषणा पद का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? गवेषणा। ओके, देखिएगा, प्लस के बाद एषणा दिख रहा है, एषणा। ओके, ये है गो, गोधन एषणा इज इक्वल टू गवेषणा। ओ के बाद ए आया तो बना अवे, क्या बना? अवे। ओ के बाद अ तो अव बनेगा, ओ के बाद उ तो अवु बनेगा, ओ के बाद ए तो अवे बनेगा। गोधन एषणा इज इक्वल टू गवेषणा। कौन सी संधि है भैया? अयादि स्वर संधि। क्लियर है? चलिए उतारिएगा।
न्याय शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? नि धन आय, यण स्वर संधि। ई के बाद आ आया, ई आया बन गया, या य न हो गया आधा, न्याय यण स्वर संधि। तो किसका किसका हुआ है? ई और आ का, तो ई और आ, छोटा ई और आ, सी आंसर आएगा। नि धन आय इज इक्वल टू न्याय। क्लियर है? नेक्स्ट, उत्थान। अब आप बनाइए इसको, क्या हो सकता है? देखो, उद्धन थान नहीं हो सकता, उत्थधन आन नहीं हो सकता, उत्थधन आन नहीं हो सकता। अब समझिए बात को। उद्धन स्थान, देखो थान तो कुछ नहीं है, स्थान होता है। और द, एक नियम ऐसा बताया हूं, है ना, जब द के बाद सघोष वर्ण आता है स, आप समझिएगा बात को, जब द के बाद सघोष वर्ण आता है, सॉरी, द के बाद जब अघोष वर्ण आता है, द के बाद स आया है, अघोष वर्ण है, तो जब द, अरे बताया ना, उद्धन कल उत्कल, द के बाद अघोष वर्ण, जब द के बाद अघोष वर्ण आता है, द क्या बनता है? त बन जाता है। देखो क्या बना? उत्कल बना। तो द के बाद अघोष वर्ण आया तो द बन गया त, लेकिन ये आधा सा क्या होगा? लुप्त हो गया। तो उद्धन स्थान इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? उत्थान हो गया। ये संधि का अपवाद है और इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सी संधि या विच्छेद सही नहीं है? तो हमको पहचानना है कि किसमें संधि या विच्छेद सही नहीं है। देखना, युधि धन स्थिर एकदम सही है। युधि धन स्थिर इज इक्वल टू युधिष्ठिर। कैसे हुआ? सोच रहे होगे कैसे हुआ? अब समझना, एक नियम है, स के पहले जब ई या उ आता है तो स बन जाता है षटकोण का श। वि धन साध इज इक्वल टू विषाद, है ना। वि धन शम, सम इज इक्वल टू विषम। सु धन समा इज इक्वल टू सुषमा। तो एक नियम ऐसा है बेटा जिसमें सरोता का सा क्या बन जाता है? षटकोण का श बन जाता है। एक नियम ऐसा है, ठीक है, तो समझना बात को। और एक नियम ऐसा है, और एक नियम ऐसा भी है जिसमें ता और था, ता बनता है टा, था बनता है था। एक नियम ये भी है जिसमें त ट बनता है, थ ठ बनता है जब इसके पहले षटकोण का श आता है तब। जब त या थ के पहले षटकोण का श आता है तो त ट थ ठ बनता है। देखिएगा, स से पहले अ से भिन्न स्वर आया, ई आया, तो स षटकोण का श बना, और जैसे ही षटकोण का श बना, ठ बन गया ठ। तो इसमें दोनों नियम काम आया है। युधिधन स्थिर इज इक्वल टू युधिष्ठिर, सही है। अक्षधन उहिणी इज इक्वल टू अक्षौहिणी, ओके। और याद रखिएगा, अ के बाद जब उ आता है तो अ प्लस उ इज इक्वल टू ओ बनना चाहिए, लेकिन यहां पर आ बना है। मतलब क्या है ये है बेटा गुण स्वर संधि का अपवाद है। ये गुण स्वर संधि का अपवाद है। ओ होना था, अ हो गया। तो नियम को जो फॉलो नहीं करता वो होता है अपवाद, ओके। अंतर्धन धान इज इक्वल टू अंतर्धान, सही है। अ के बाद सघोष वर्ण है, समझिएगा बात को, ये अलग है ना। जब अंतः और पुनः, अंतः और पुनः के बाद जब कोई भी शब्द आ जाए तो ये विसर्ग क्या बनता है? आधा रस्सी का र बनता है। अंतः धन धान इज इक्वल टू अंतर्धान। पुनः धन जन्म इज इक्वल टू पुनर्जन्म। क्लियर है? तो ये अपने आप में अपवाद है, सही है। मनोधन कामना इज इक्वल टू मनोकामना नहीं होगा, मन कामना होगा, क्योंकि एक नियम है बेटा संधि का, जब विसर्ग के पहले अ आता है और विसर्ग के बाद कलम का या पंकज का पा आए, कप, जब विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद क या प आता है तब कोई परिवर्तन नहीं होता, एज इट इज लिख देते हैं। याद रखिएगा, हम लोग मनोकामना बोलते हैं, ये गलत उच्चारण है, गलत मात्रा है, गलत वर्तनी है। सही वर्तनी मना कामना, और जब आएगा तो आप ये मत मारना, ये मारना मना कामना। मना कामना होता है बेटा। पुनः धन आपका जन्म, पुनर्जन्म बता दिया।
ओके, मनन कामना मन कामना, अंतःधनकरण अंतःकरण, प्रातः धन काल प्रातः काल, तो इसमें विसर्ग नहीं हटता, एज इट इज लिखते हैं। क्लियर है? चलिए उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित में से किसका विच्छेद सही नहीं है? कौन सा विच्छेद सही नहीं, मतलब संधि सबकी सही है, ये सब सही है, विच्छेद किसका गलत है? अनभिज्ञ, न धन अभिज्ञ सही है, पीएससी प्री 2019 में पूछा गया है। अब आप सोच रहे होगे अनभिज्ञ के लोग क्या मार्क आएंगे? अनधनभिज्ञ, अनधनभिज्ञ मार्क आएंगे। बेटा भिज्ञ कोई शब्द होता ही नहीं, शब्द होता है अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है जो जानता है, भिज्ञ कुछ नहीं होता। तो अभिज्ञ का मतलब होता है जो जानता है, और अनभिज्ञ का मतलब होता है, अनभिज्ञ का मतलब होता है जो नहीं जानता। तो अभिज्ञ के पहले ना लगा दोगे बेटा तो बन जाता है अनभिज्ञ, मतलब ये सही है। पृथक धन या पार्थक्य होता है, सही है। समधनराट सम्राट होता है, सही है। लेकिन पतन धन अंजलि नहीं बेटा, पतत धन अंजलि, पतन धन अंजलि इज इक्वल टू पतंजलि, ये त हो गया लुप्त और जोड़ के लिख दिए। क्लियर है? उतार लीजिए क्योंकि ये अपवाद है अपने आप में। पतन धन अंजलि इज इक्वल टू पतंजलि। निम्नांकित में से कौन सी वर्तनी सही नहीं है? वर्तनी में आ गए ना, समझिएगा बात। अब वर्तनी में क्या क्वेश्चन पूछता है जिसको देख के आप चौंक जाओ, वही इंपॉर्टेंट है। तो वर्तनी में क्या इंपॉर्टेंट है, बार बार मुझे स्टूडेंट पूछते हैं। तो वर्तनी में वही इंपॉर्टेंट है जिसको देखने के बाद आपका मुंह का खुला रह जाता है कि अरे ये सब कैसे हो गया। समझिएगा बात को। तदुपरांत सही है, तत धन उपरांत, तत धन उपरांत, त बन गया द और द में उ की मात्रा लग गया, तदुपरांत। क्लियर? ज्योत्सना सही है बेटा, ज्योत्सना, जो आधा था आधा सा ना, ये क्वेश्चन पीएससी प्री पीएससी मेंस में पूछा गया है। मिष्टान्न भी सही है। आप लोग क्या लिखते हो? मिठाई, सही है। फिर आप लोग क्या लिखते हो? मिष्ठान्न, गलत। मिष्ठान्न नहीं होता, मिष्टान्न होता है, ये भी सही है। ये अर्ध गलत है, जो आपको सही लग रहा था वो गलत है, और जो गलत लग रहा था वो सही है। अर्ध ये नहीं होता बेटा, ये होता है अर्ध। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ये अ आधा द और ध, या फिर ये ध पूरा है, ये द आधा है। ओके, तो अर्ध आप देखना, जब बुक देखोगे तो ऐसा लिखा रहता है अर्ध। तो ये अर्ध सही है या ए अर्ध सही है, ये गलत है। क्लियर है? जिसमें चौकोगे बेटा वही सही है। ओके, शाप होता है, शोचनीय होता है, उज्जवल होता है, आधा ज। और खतरनाक चीज बताऊं, कैलाश होता है, कैलाश नहीं होता, कैलाश होता है। शाप होता है, शाप नहीं होता। शोचनीय होता है, शोचनीय नहीं होता। मेढक ऐसा लिखते हैं, मेढक में बहुत सारा दाना है लेकिन मेढक में भी दाना नहीं है। चावल खुद दाना है लेकिन चावल में कोई दाना नहीं है, ऐसा लिखते हैं चावल। ओके, बहुत चौक, जितना चौकोगे ना वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में से शुद्ध वर्तनी का समूह है। शुद्ध वर्तनी का समूह कौन सा है देखते हैं, जिसमें सभी शुद्ध है। दिनांक, गांव, धुआं, चिन्ह, त्योहार, देखो ये तीनों सही है। दिनांक ऐसे लिखते हैं, गांव ऐसे लिखते हैं, धुआं ऐसे लिखते, तीनों सही है। चिन्ह ऐसा नहीं लिखते, गलत है बेटा। चिन्ह ऐसा लिखते, देखो चिन्ह। चौक गए ना, चौक गए, मुंह फट गया, इंपॉर्टेंट। त्योहार ऐसा नहीं लिखते बेटा, त्योहार होता है, त्योहार। चौक गए, इंपॉर्टेंट। त्रिमासिक नहीं होता बेटा, त्रैमासिक होता है। सही स्पेलिंग बता रहा हूं आपको। आध्यात्म नहीं होता बेटा, आध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म। लेकिन इसे बड़ा करूंगा ना इसको तो होगा आध्यात्मिक। अध्यात्म सही है, आध्यात्मिक सही है। समाज सही है, बड़ा करूंगा तो होगा सामाजिक। परलोक,
बड़ा करूंगा पारलौकिक। व्यवहार बड़ा करूंगा व्यावहारिक। रसायन बड़ा करूंगा रासायनिक। क्लियर है? ये समझो बात को। इसी प्रकार से हम वर्तनी का क्वेश्चन बनाते हैं। अधीन नहीं होता बेटा, अधीन होता है। अनाधिकार नहीं होता, अनाधिकार होता है, क्योंकि इसका संधि विच्छेद है अन धन। अधिकार व्यंजन संधि है, आधा ना में अ मिलता है तो पूरा ना बनता है, आ नहीं बनता। अनधिकार, अनाधिकार नहीं। क्लियर है? उपरोक्त नहीं होता, बता चुका हूं। उपर्युक्त होता है, ये अर्थ और संधि। चाहिए ये नहीं होगा, ये एडिक ए होगा। अत्याधिक नहीं होगा, अति धन अधिक। अति धन अधिक, ई और अ मिलकर यह बनेगा और त आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा अत्यधिक। उतारो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब पूछता है, उतारिएगा। और एसआई मेंस में तो 125 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 125 नंबर का पूछ रहे हैं, मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी बता रहा हूं मैं, उतारिएगा। निम्नांकित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखो पहले शुद्ध देख लेते हैं। राजनीतिक सही है बेटा। आप लोग क्या लिखते हो? आप लोग ऐसा लिखते हो, राजनैतिक। गलत है, गलत। किसके चक्कर में राजनीतिक लिखते हो? इसके चक्कर में। संविधान सही है, संवैधानिक सही है, दोनों सही है। संवैधानिक के चक्कर में राजनीतिक करते हो, गलत। राजनीतिक होता है, राजनीतिक नहीं होता। अतिशयोक्ति सही है। आप लोग आधा शक्कर कशा लिख देते हो, नहीं, शक्कर कशा पूरा। अतिशयोक्ति, चार दीवारी सही है, लेकिन ये गलत है, ये गलत है। ये होगा क्या? सामर्थ्य होगा, ये सही होगा। सामर्थ्य नहीं, सामर्थ्य। क्लियर है? उतारिएगा। चलिए, निम्नांकित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? कौन सी अशुद्ध वर्तनी? प्रज्वलित सही है। कई लोग क्या सोच रहे हो? कई लोग सोच रहे होगे सर प्रज्वलित होगा तो बेटा उज्जवल के चक्कर में सबको ऐसी मत कर, गलत। प्रज्वलित सही है। नरक, कई लोग सोच रहे होगे सर नरक होगा, नहीं बेटा, नरक नहीं होता बेटा, नरक होता है, सही है। देखो, गर्म नहीं होता, गरम होता है। शरबत नहीं होता, शरबत होता है। गर्दन नहीं होता, गर्दन होता है। देख लो इसको। बर्तन नहीं होता, बर्तन होता है। ओके, क्लियर है? यहां फंसोगे तो ये सही, ये सही, ओके, ये भी सही। लेकिन बेटा न्योछावर, न्योछावर सही है। कि लोग क्या समझोगे? कि लोग ये समझ रहोगे सर न्योछावर होता होगा, न्योछावर। तो बेटा न्योछावर नहीं होता, न्योछावर सही है, लेकिन वैश्या नहीं होता। ये होता है क्या? वेश्या। तो जो सही लग रहा था वो गलत है, और जो गलत लग रहा था वो सही है। तो ये तीनों सही है। क्या गलत है? वैश्या नहीं, वेश्या। क्लियर है? उतारिएगा। चले नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न। उसके बाद आपको बेटा प्रैक्टिस करना है। मैं तरीका बता दिया हूं वर्तनी हमको कैसे याद रखना है, और क्या बताया हूं इंपॉर्टेंट क्या है। जिसमें फंसोगे, जिसमें चौंक जाओगे, वही इंपॉर्टेंट है। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखो अशुद्ध वर्तनी क्या लग रही है आपको? दिवाली सही है, ऐसा लिखते हैं। रजिस्टर सही है, ऐसे लिखते हैं। दिवाली बड़ी की मात्रा, दीवार बड़ाई का मात्रा, रजिस्टर है। कई लोग कैसे लिखते हैं रजिस्टर, कई लोग ऐसा करेंगे, ऐसा। ये षटकोण कैसा नहीं होता बेटा, सरोता कैसा होता है, सरोता कैसा। ठीक है। बारात भी सही है, बारात। कई लोग क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे, बारात। गलत। और ये सही लगता है, लोगों को लगता है ये देहाती शब्द है, बारात नहीं, बारात। आप बारात जाना, बारात मत जाना। जिसमें मुंह फाड़ोगे भी इंपॉर्टेंट है। दृष्टा नहीं होता बेटा, ये होगा दृष्टा। दृष्टि होती है, दृष्टि, दृष्टि सही है, लेकिन
दृष्टा सही नहीं है, दृष्टा सही है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। ओके, तो जिस जिस में आप चौंकोगे वही वर्तनी इंपॉर्टेंट है। तो ये था संधि और वर्तनी। आशा करता हूं कि यहां से जब क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम हॉल में बना कर आओगे। तो चलो अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।